Everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So students, in this lecture we will discuss about importance of forest of your chapter number 5 natural vegetation and wildlife. In previous lecture we have discussed about natural vegetation, virgin vegetation, flora and fauna and the factors affecting the diversity of vegetation and wildlife, जिसमें हमने टू पार्ट्स किए थे जो हमारी वेजिटेशन को इफेक्ट करते थे. नंबर 1 था हमारा रिलीफ, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट लैंड एंड सॉइल, और दूसरा हमारा पार्ट था क्लाइमेट, जिसमें हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन, की सारी चीजें हमारे प्लांट्स को और वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करती है. तो अब स्टूडेंट उससे रिलेटेड हम चैप्टर अपना आगे कंटिन्यू करेंगे. हमारा टॉपिक है अब इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है. फर्स्ट पॉइंट है हमारा मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट. प्लांट्स अगर किसी एरिया में है, फॉरेस्ट किसी एरिया में है, तो वो इस एरिया के टेम्परेचर को, उस एरिया के क्लाइमेट को जरूर मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि अगर जिस एरिया में प्लांट्स नहीं होंगे वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत ही हॉट हाई होगा, और जहां पर प्लांट्स होंगे वहां का टेम्परेचर रहेगा कूल रहेगा. तो जहां पर फॉरेस्ट है वो लोकल एरिया के क्लाइमेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. और स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड पॉइंट है कंट्रोल सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल. जब सॉइल की ऊपर वाली लेयर चली जाती है बाय विंड और बाय वाटर, तो क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. पर जिस एरिया में फॉरेस्ट है, जिस एरिया में प्लांट्स हैं, वहां पर सॉइल इरोजन होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, जिससे अगर पानी जाए या विंड ब्लो हो तो सॉइल की जो टॉप लेयर है वो उनके साथ बह के या उनके साथ उड़ के नहीं जाती है. तो ये मेन रोल है कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती हैं. रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो. अब देखो सॉइल होगा तो उसके साथ पानी तो होगा, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करती है हमारी सॉइल, तो इसलिए स्ट्रीम का फ्लो भी क्या रहता है, बना रहता है, रिवर्स का फ्लो बना रहता है, अंडरग्राउंड वाटर उन्हें मिलता रहता है. सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज. बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो किस पर डिपेंड करती हैं, फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है. जैसे मेडिसिन हैं, सारी की सारी मेडिसिन हमें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं. वुड हो गई, वुड भी कहाँ से मिल रही है, हमें फॉरेस्ट से मिल रही है. तो बहुत सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती है, जिसके कारण से इंडस्ट्रीज वर्क करती है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट अगर ये चीजें रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो इंडस्ट्रीज वर्क नहीं कर पाएंगी. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है, क्योंकि फॉरेस्ट उनको क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल. अब प्रोवाइड लाइवलीहुड. आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसी स्टेट्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जहां पर ट्राइबल पीपल रहते हैं, और ट्राइबल पीपल वहां से सारा अपना वुड हो गया या खाने पीने का सारा सामान है, जैसे वेजिटेबल्स हो गई और फ्रूट, फ्यूल वुड, सारा कुछ कहाँ से लेते हैं, फॉरेस्ट से ही लेते हैं, जंगलों से ही लेते हैं. अगर जंगल ही नहीं होंगे तो उनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइबल पीपल वहीं पर अपनी बस्तियां बना के शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हुए वहीं पर रहते हैं और वहीं से अपनी लाइवलीहुड जनरेट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन. सीनिक व्यू फॉर मीन्स जहां पर आप देखो प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के ट्रीज मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, अपने आप में ही वो एरिया बहुत सुंदर दिखाई देता है. जैसे हम लोगों को भी कभी लग रहा होता है कि वी आर गेटिंग सो टायर्ड ऑफ दीज थिंग्स, तो हम क्या करते हैं, पार्क में जाते हैं और ऐसे हिली एरियाज में जाते हैं जहां पर ट्रीज ही ट्रीज हो, तो उस एरिया को देख के हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है. तो जिस एरिया में प्लांट बहुत ज्यादा है, ट्रीज बहुत ज्यादा है, तो वो व्यू, वो एरिया देखने में ही बहुत सुंदर लगता है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स का कि वो किसी भी एरिया की ब्यूटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेनफॉल. अब आप सब कहेंगे कि रेनफॉल लाने में कैसे हेल्प करते हैं प्लांट्स, क्योंकि जब मॉइस्चर उठता है, और मॉइस्चर कहाँ की ओर जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, और जिस एरिया में प्लांट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो वो मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो मॉइस्चर जो है वहीं पर क्या कर देते हैं, बारिश कर देते हैं. तो इसकी वजह से जहां पर बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, लार्ज अमाउंट में ट्रीज होते हैं, उनकी वजह से क्या होती है, रेनफॉल होती है.
अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। अब बड़े बड़े जंगल हैं, बहुत सारे पत्ते गिरते रहते हैं वहां पर, एनिमल्स भी, क्योंकि इंटरफ्रेंस नहीं होती इतनी ह्यूमन बींग्स की वहां पर फॉरेस्ट एरियाज में, और बहुत सारे एनिमल्स ही वहां पर रहते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो जो एनिमल्स हो गए वहां पर, पौधे हो गए, डेड प्लांट्स जिन्हें बोलते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, वो आपस में ही मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होके वो क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, जो किसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ह्यूमस। और जो प्लांट्स हैं उसमें ही बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, बर्ड्स सर्वाइव करते हैं। तो प्लांट्स और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये अब हमारी थी इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि कैसे कैसे जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे एरिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए कैसे और कैसे हेल्पफुल है। सभी हमने डिस्कस किया है अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। आगे देखिए, फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बट इंडियाज वेजिटेशन हैज अंडरगोन मैनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। इंडिया की जो वेजिटेशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं वो डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर। डिस्कस करते हैं फैक्टर्स कौन कौन से थे जिसकी वजह से हमारे इंडिया की वेजिटेशन है वो चेंज हो चुकी है। नंबर 1 है द ग्रोइंग डिमांड फॉर द कल्टिवेटेड लैंड। स्टूडेंट्स, आपको मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने बताया था नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, दैट ग्रोज नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, जिसमें ह्यूमन एड का कोई भी या ह्यूमन इंटरफेरेंस का कोई भी ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता जिसके अंदर। इतनी सी बात समझ लीजिए आप। अब क्या है, अब ह्यूमंस जो हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए कल्टीवेटेड एरिया को बढ़ाते जा रहे हैं। कल्टीवेटेड एरिया मीन्स हम वो क्रॉप्स उगा रहे हैं जो सिर्फ हमारे प्रॉफिट के लिए हो, जिसका हम एक्सपोर्ट कर सके, जिससे मनी जनरेट कर सके। तो उसके लिए हम फॉरेस्ट को क्या करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं, जिससे हमारी वेजिटेशन क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है। सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग। अब हमने इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए भी कौन सा एरिया कट किया है, फॉरेस्ट एरिया हम काटते जा रहे हैं और फॉरेस्ट को कट करके वहां पर क्या लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज जब जहां पर डेवलप होगी वहां पर फॉरेस्ट एरिया क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ऐसे है माइनिंग एक्टिविटीज, मतलब कंटिन्यूअस माइनिंग के कारण, जैसे कोल निकालना है हमने नीचे से, कोई भी मिनरल निकालना है, कोई भी मेटल निकालना है, तो हम क्या करते जा रहे हैं, उसको खोदते जा रहे हैं। अगर जितना ज्यादा हम खोदते जाएंगे उससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है हमारा, और वेजिटेशन तो वैसे ही रिमूव हो चुकी है। तो ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से हमारी वेजिटेशन जो है वो डिग्रेड हो चुकी है। थर्ड पॉइंट है हमारा अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पैस्चर्स। अर्बनाइजेशन मीन्स होता है शहरीकरण करना। शहरीकरण करना मतलब हमने एरियाज को और ज्यादा डेवलप कर दिया है। अब हम गांवों को कट करके, मतलब पेड़ों को काटते काटते हम इतना कम कर दिया हमने कि किस लिए कम किया हमने, ताकि हमारा मॉडर्नाइजेशन हो सके, हमारे एरियाज और डेवलप हो सके। और डेवलपमेंट के लिए, सिटीज के डेवलपमेंट के लिए हमने किसको कट कर दिया, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। अब पेड़ कम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम भी इफेक्ट होगा इसकी वजह से। और ओवरग्रेजिंग ऑफ पैस्चर्स मतलब ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, घास जहां पर लगी होती है वहां पर जो शेफर्ड्स हैं वो अपने एनिमल्स को ले जाते हैं चराने के लिए, और जो एनिमल्स हैं वो अप्रूट कर देते हैं अच्छी तरह से, वहां की ग्रासेस को अच्छी तरह से निकाल देते हैं रूट से ही, और वहां पर क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल, क्योंकि अगर एनिमल्स घास खा रहे हैं और जो घास लगी हुई है सॉइल के साथ, अगर उसको अच्छी तरह से उन्होंने खींच दिया है तो वहां पर सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, और रूट से ही अगर एनिमल्स ने उस पौधे को निकाल दिया है तो वहां पर क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, और सॉइल इरोजन की वजह से क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारी जो वेजिटेशन है अंडरगोन मैनी चेंजेस, मतलब जो डिग्रेड होती जा रही है। चेंज इन नेचर ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। अब इंडिया में कैसा है वेजिटेशन वो देखते हैं। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस। अब वो नेचुरल नहीं रहा है। अब हर जगह पर जहां पर प्लांट्स उगे हुए हैं, जहां पर फॉरेस्ट हैं, ह्यूमंस अपने इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वहां पर जो फॉरेस्ट एरिया है उसको रिमूव करके कल्टीवेटेड एरिया में उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। कल्टीवेटेड, मैंने अभी आपको बताया कि कल्टीवेटेड एरिया मतलब वहां पर वो क्रॉप्स उगाना जो सिर्फ ह्यूमन के फायदे के लिए जरूरी है, ठीक है। और इट हैज बीन रिप्लेस कर दिया, लैंड को डिग्रेड कर दिया, या मॉडिफाई कर दिया, किसने,
किसने किया है? ऑफ कोर्स ह्यूमंस ने। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं, इन एरियाज को छोड़कर बाकी सभी एरियाज में ह्यूमन का इंटरफेरेंस चल रहा है। तो कौन से एरिया जहां पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस अभी नहीं हुआ? एक्सेप्ट इन सम इनएसेसिबल रीजन। इनएसेसिबल मतलब जहां पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, जहां पर ह्यूमंस का पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, जहां पर ह्यूमंस नहीं पहुंच पाए, सिर्फ वहां पर ही अभी नेचुरल वेजिटेशन चल रही है। अदरवाइज वहां पर भी अगर ह्यूमंस का राइट होता तो वहां पर भी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो चुका होता। कौन से एरियाज है वो? हिमालयाज, द हिल रीजन ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड द मरुस्थली। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर अभी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, जो कुछ नेचुरल है। बाकी सभी एरियाज में ह्यूमंस ट्राई कर रहा है कि फॉरेस्ट एरिया को कट करके कल्टीवेटेड एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए फॉर ऑन प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया अपना इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो वेजिटेशन है वो डिग्रेड हुआ है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अबाउट इकोसिस्टम एंड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन।